हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। अब आज की करंट अफेयर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी से सबसे पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज 19 जनवरी जो है ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का 16वां स्थापना दिवस है। तो 16वां स्थापना दिवस आज 19 जनवरी को मनाया जा रहा है। अब अगर बात करें एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। और बात करें अगर इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो एस.एन. प्रधान जो हैं वे एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के वर्तमान में महानिदेशक है। तो ये तो हमने बात पढ़ी है यहां से। अब हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि अमेरिका ने अपना प्रमुख रणनीतिक साझेदार नामित किया। अमेरिका ने अपना प्रमुख रणनीतिक साझेदार किसे नामित किया है? तो देखिएगा ऑप्शन ए और बी यानी कि यूएई और बहरीन दोनों देशों को ही अमेरिका ने अपना प्रमुख रणनीतिक साझेदार घोषित किया है। और बात करें अगर हम अमेरिका की, तो यहां से तो इस प्रश्न का तो ऑप्शन होगा सी सही होगा। जिसके पश्चात थोड़ी और जानकारियां पढ़ते हैं कि ये घोषणा किसने करी है। तो ये जो घोषणा है ये घोषणा करी गई है व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैलिग मैकनानी के द्वारा। कैलिग मैकनानी जो है उन्होंने यह घोषणा करी है। और दोनों देशों के बीच में जो हिंसक अतिवाद का मुकाबला करने, असाधारण सुरक्षा की साझेदारी और संयुक्त राज्य के हजारों एयरमैन, सैनिकों, नाविकों और नौसैनिकों की मेजबानी करने के लिए प्रतिबद्धता के लिए नामित किया है। तो इस प्रकार से दोनों देशों को इसलिए नामित किया गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ी और जानकारियों की। तो और जानकारी यही है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अगर हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है, तो इसके राष्ट्रपति है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ये नाम है पूरा उनके राष्ट्रपति का नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। राजधानी कौन सी है, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है यूएई दिरहम। बात करते हैं बहरीन की, तो बहरीन के राजा का नाम है हमद बिन ईसा अल खलीफा। राजधानी कौन सी है? मनामा। और अगर बात करें हम मुद्रा की, तो दिनार जो है वो बहरीन की वर्तमान में मुद्रा है। तो ये जानकारी हमने पूरी तरह से यहां से पढ़ी है। उसके पश्चात हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 आपके लिए है कि किसके द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है इसका अंतिम परीक्षण किया गया है। तो कौन सा ऐसा संगठन है इनमें से जिसके द्वारा विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया गया है? तो यह परीक्षण किया गया है ऑप्शन बी यानी कि नासा के द्वारा। अब नासा ने जो विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है इसका अपना अंतिम परीक्षण कर लिया है। जिसके पश्चात बात करते हैं कि यह ग्रीन रन टेस्ट सीरीज का 8वां और अंतिम परीक्षण होगा। अगर पूछी जाए कि ये कौन सा परीक्षण है, तो 8वां परीक्षण है और ऐसा भी कहें कि ये इसका अंतिम परीक्षण है। इसके बाद बात करते हैं कि जो 8वां चरण है, इस 8वें चरण को क्या नाम दिया गया है, तो हॉट फायर नाम से इसका 8वां जो चरण है, संस्करण है, ये अब अंतिम परीक्षण इसका किया गया है। बात करते हैं थोड़ी और जानकारियों की। जैसे बात करें कि ग्रीन रन के बारे में, तो ग्रीन रन जो है ये 222 फुट लंबे स्पेस लॉन्च सिस्टम एसएलएस कोर चरण में लिक्विड हाइड्रोजन टैंक और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक शामिल है इसमें। उसके बाद इसमें RS-25 इंजन को पावर देने के लिए 7,33,000 गैलन प्रोपेलेंट का है इसमें। इसके बाद यह रॉकेट जो है इसके माध्यम से नासा परियोजनाओं के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की एक पीढ़ी को चंद्रमा पर ले जाएगा और मौजूदा वाणिज्यिक वाहनों के दायरे से बाहर मिशन को संभालेगा। तो ये सारी जानकारियां थी ग्रीन रन के बारे में जो कि अभी नासा ने शुरू किया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए जो 8 ट्रेनें हैं
इन 8 ट्रेनों को वर्चुअल रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन्हें हरी झंडी दिखाई गई है। बात करते हैं और आगे इसके बारे में कि ये जो 8 ट्रेन है ये गुजरात के केवड़िया में जो स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसको जोड़ेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसको जोड़ेगी। ये 8 ट्रेन कहां से किन किन शहरों को जोड़ेगी केवड़िया से? तो सबसे पहला है वाराणसी, दूसरा है दादर, अगला है अहमदाबाद, हजरत, निजामुद्दीन, चेन्नई और प्रतापगढ़। ये सारे के सारे ऐसे शहर हैं जिनको ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसको 31 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी ने, जो कि उस समय 2013 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय सरदार पटेल के जन्म दिवस पर इस मूर्ति का शिलान्यास किया था। ये सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये नर्मदा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर यानी कि 597 फीट जो है वो इसकी ऊंचाई है। आधार सहित यानी कि जिस आधार पर खड़ी है ये मूर्ति, उस आधार के साथ में इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 240 मीटर यानी कि 790 फुट की इसकी ऊंचाई है कुल। उसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की कि सक्षम अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सक्षम अभियान जो है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी कि ऑप्शन जो डी है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा अब सक्षम अभियान का शुभारंभ किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में कि ये 1 महीने तक चलने वाला जन जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करने के लिए भरोसा दिलाना और जीवाश्म ईंधन का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए प्रेरित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां से 2 प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे कि हम कहें कि सक्षम का अर्थ क्या है? तो सक्षम का अर्थ है संरक्षण क्षमता और महोत्सव। बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो अगर हम बात करें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वे इस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये जानकारियां हमें यहां से मिली। जिसके पश्चात 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसके द्वारा आमंत्रित किया गया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसके द्वारा आमंत्रित किया गया है? किसके द्वारा आमंत्रित किया गया है? तो यहां पर आपका प्रश्न का आंसर बनता है बी, यानी कि ब्रिटिश उच्चायोग के द्वारा। ऑप्शन बी, ब्रिटिश उच्चायोग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्योता दिया गया है, आमंत्रित किया गया है। तो थोड़ी जानकारी इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी जो 26 जनवरी होगा, गणतंत्र दिवस होगा, इसकी यात्रा को भी जो हमारे देश ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को जो आमंत्रित किया था 26 जनवरी के दिन, उन्होंने ये यात्रा जो है वो रद्द कर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा। उसके बाद मैं बता चुका हूं कि सूरीनाम के प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया था, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं बताई गई है इसकी। बात करते हैं भारत की गणतंत्र दिवस की यात्रा को उन्होंने रद्द कर दिया था, जिसके पश्चात यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ से बना है जो G7 जो है ये एक ऐसा मंच है जो कि मैं ऊपर देशों के नाम बता चुका हूं, इन सभी से मिलकर के बना है। और यहां पर दुनिया का सबसे प्रभावशाली और खुले समाज और उन्नत अर्थव्यवस्था में घनिष्ठ विचार विमर्श के लिए एक साथ आते हैं। तो ये जानकारियां थी जो मैंने आपसे यहां से दी। तो 5 प्रश्न खत्म हुए। उसके पश्चात आज के प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो आज का प्रश्न है, 1 स्कूल 1 IAS योजना किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। कौन से राज्य में अब 1 स्कूल 1 IAS योजना जो है वो शुरू करी गई है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो सबसे ज्यादा 5 सही जवाब देंगे उनको मेरी अगले आने वाली पुस्तक उपहार स्वरूप दी जाएगी। उसके बाद बढ़ते हैं हम पिछले प्रश्न की तरफ, यानी कि जो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था, बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि स्क्रैन त्योहार कहां मनाया गया है? तो ये इसका सही आंसर रहेगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न, 6ठे प्रश्न की तरफ कि किस राज्य में भारत निर्वाचन आयोग की पूरी
पीठ का दौरा होगा? किस राज्य में भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ में दौरा करेगा? तो अब ऐसा कौन सा राज्य है? तो ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में आने वाले महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के निर्वाचन आयोग ने यहां का दौरा करने का फैसला लिया है। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो विधानसभा चुनाव से पहले मतदान की तैयारियों का जायजा लेना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में, अगर पूछा जाए कि इस जो संगठन बना है, ये जो टीम बनी है, इसका नेतृत्व कौन करेंगे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जो हैं वो इसका नेतृत्व करेंगे और उनके साथ पूरी टीम जो है वो 20 जनवरी को कोलकाता पहुंचेगी। तो ये जानकारियां थी जो यहां से पड़ी। लेकिन पश्चिम बंगाल का दौरा होगा तो पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल में जिले कितने हैं? 23। पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा कौन सी है? बांग्ला। पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो कौन कौन से राज्य और देशों के साथ में मिलती है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो 3 देशों के साथ में लगती है। कौन कौन से? देखिएगा, सबसे ऊपर है नेपाल, उसके बाद में भूटान और उसके साथ में बांग्लादेश। ये 3 देश हैं जिनके साथ में पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। उसके साथ अगर हम राज्यों की बात करें तो सिक्किम है, असम है, मेघालय है, बिहार है, झारखंड है, ओडिशा है। तो इन सबके साथ में पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो लगती है। मेघालय के साथ में नहीं लगती है बल्कि असम के साथ में लगती है इसकी सीमा। तो ये सारी जानकारियां थी जो मैंने यहां से आपको दी है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। किस देश में 18 जनवरी से सभी यात्रा गलियारों को बंद कर दिया गया है? तो ये 18 जनवरी से अब ऐसा कौन सा देश है जिसमें कि जितने भी यात्रा गलियारे हैं उन सबको बंद कर दिया गया है? तो ऐसा देश बना है अब ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो अब आपका सही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य कि कोरोना वायरस के जो अज्ञात नए संस्करण है उनके जोखिम से भी बचाव किया जा सके। तो इसीलिए सारे देश में आने वाले सारे मार्ग जो हैं वो अब बंद कर दिए गए। इसके बाद में क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा किया गया है तो ब्रिटेन के बारे में थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं। जैसे हम बात करें ब्रिटेन की राजधानी कौन सी है, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। बात करते हैं राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। बात करें प्रधानमंत्री की तो बोरिस जॉनसन। और राजशाही यानी कि सम्राज्ञी कौन है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो ब्रिटेन की वर्तमान में महारानी है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस मंत्रालय द्वारा एक सप्ताह में 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? तो अब ऐसा कौन सा मंत्रालय है? तो ऐसा मंत्रालय है राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही रहेगा। ध्यान रखिएगा, सड़क मंत्रालय कोई नहीं है भारत में विदेश मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है और सड़क के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय है। तो यहां से ये जानकारी हमने पढ़ी है। उसके बाद थोड़ी और जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे कि जो 534 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है, अगर हम बात करें इसकी गति कितनी है तो 28.16 किलोमीटर की जो इसकी प्रतिदिन गति रही है। उसके बाद चालू वित्त वर्ष जो है इसमें 8,169 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 31 मार्च तक 11,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले वित्त वर्ष में 7,573 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था। और यहां से एक प्रश्न और भी आता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी 2014 से इस पद पर कार्यरत हैं। तो ये सारी जानकारियां हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम 9वें प्रश्न की तरफ। तो 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन, वे थे तो वे संगीतकार थे, तबला वादक थे, संतूर वादक थे, वीणा वादक थे? तो ध्यान रखिएगा, जो उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान थे वो शास्त्रीय संगीतकार थे। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। ऑप्शन ए यानी कि वो शास्त्रीय संगीतकार थे।
उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं मुख्य रूप से, तो 1991 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि उनके बारे में, उनके मुख्य रूप से जो पुरस्कार थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। तो अंतिम प्रश्न है कि दुबई रॉयल्स को हाउबारा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति किसने दी है? दुबई रॉयल्स को हाउबारा बस्टर्ड का शिकार करने की, पक्षी का शिकार करने की जो अनुमति दी है वो अब दी है पाकिस्तान ने। तो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारियां, जैसे कि दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, उसके साथ में द क्राउन प्रिंस और शाही परिवार के 5 सदस्यों को 2020-21 के शिकार सत्र के दौरान तिलोर हाउबारा बस्टर्ड के शिकार की अनुमति दी गई है। उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले 2015 में इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब जो रॉयल्स है इनके लिए ये शिकार करने की अनुमति दी गई है। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी, और अगर आपको करंट अफेयर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स मिलती रहे। इसके साथ साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज्ञानकोश फेसबुक पेज से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से आप इसके पीडीएफ को ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।